नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के अंतर्गत वचन यह घटक देखेंगे। व्याकरण के अंतर्गत वचन यह घटक देखेंगे। तो वचन अर्थात क्या है, वचन किसे कहते हैं, उसके कुछ प्रकार है भी या नहीं भी, इन सारी बातों की जानकारी जो है वह आज हम वचन इस घटक के द्वारा देखेंगे। तो सबसे प्रथम हम यह देखेंगे कि वचन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। वचन किससे कहा जाता है, वचन की पहचान किस प्रकार से होती है, ये जानना जरूरी है ना सबसे प्रथम। तो इसीलिए सबसे प्रथम हम क्या देखेंगे, वचन का अर्थ एवं परिभाषा। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन की परिभाषा देखते समय या वचन का अर्थ देखते समय सबसे प्रथम हम यह देखेंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई पदार्थ हो, वह एक है या अनेक मात्रा में है। अनेक अर्थात एक से अधिक, दो या दो से अधिक, तो इसका बोध हमें होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए वचन का अर्थ एवं परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक अर्थात वह वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, वह एक ही है। अनेक अर्थात दो या दो से अधिक हो। तो शब्द के जिन रूप से या जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब देखिए नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। मैं अभी आपको क्या करती हूँ, कुछ चित्र दिखाती हूँ। उन चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उन शब्दों को अर्थात चित्रों के नीचे जो भी शब्द लिखे हैं उन शब्दों को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। चित्र दिख रहा है सबको? अच्छा, तो यहां पर क जहां पर लिखा है वहां पर कुछ चित्र और उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, और जहां पर वर्ग ख दिया गया है उस ख के सामने भी कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो बच्चों आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है, चित्रों को ध्यान से देखना है और उन चित्रों के नीचे लिखे गए शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए क वर्ग जो है, इस क वर्ग के सभी शब्दों से उनकी संख्या में एक होने का बोध होता है। जैसे कि क वर्ग अगर आप देखते हो तो क के सामने एक ही तारा है तो उसके नीचे तारा लिखा है। एक ही केला है, उसके नीचे केला शब्द लिखा है। साइकिल कितनी दिखाई दे रही है, एक ही साइकिल दिखाई दे रही है, इसलिए नीचे क्या लिखा है, साइकिल। और एक ही पुस्तक दिखाई दे रहा है इसलिए उसके नीचे क्या लिखा है, पुस्तक यह शब्द लिखा है। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि क वर्ग के सभी शब्दों से उनकी संख्या में एक होने का बोध होता है। अर्थात जहां क वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, क वर्ग के चित्र और उनके नीचे लिखे हुए शब्द, उनसे हमें पता चलता है कि वह चित्र केवल एक ही है और उनके नीचे लिखे जाने वाले शब्द आप पढ़ोगे तो आपको एक का ही बोध होगा। उसी प्रकार अगर आप ख वर्ग के चित्र देखोगे तो ख वर्ग के चित्र में सबसे प्रथम कितने तारे हैं, 4 तारे हैं। तो देखिए पहले एक ही तारा था तो हमने तारा लिखा, परंतु नीचे 4 तारे दिखाई दे रहे तो वहां हमने तारा लिखा है नहीं, क्या लिखा है, तारे। केला, एक ही केला है लेकिन नीचे कितने केले दिखाई दे रहे हैं, 4 केले दिखाई दे रहे हैं, तो उसके नीचे क्या लिखा है, केले यह शब्द लिखा है।
ऊपर एक केला है तो नीचे 4 केले। साइकिल, ऊपर एक ही साइकिल है और नीचे 3 साइकिल ही दिखाई दे रही है, तो 3 साइकिलों के नीचे क्या लिखा है? साइकिलें। पुस्तक भी 3 है, एक से अधिक है, तो उसके नीचे जो शब्द लिखा है वह क्या लिखा है? पुस्तकें। तो बच्चों क वर्ग और ख वर्ग इन दोनों को आप ध्यान से देखिए कि क वर्ग में कितने चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के लिए संबोधन करने वाले शब्द किस प्रकार से लिखे हैं। उसी प्रकार ख जो वर्ग है उसमें भी आप ध्यान से देखिए कि कितने चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों से संबंधित या उन चित्रों को संबोधित करने वाले शब्द किस प्रकार से नीचे लिखे हैं। अब देखिए क वर्ग के सभी शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध होता है और ख वर्ग के सभी शब्दों से उनके संख्या में अनेक होने का बोध होता है। अनेक अर्थात 2 या 2 से अधिक होने का बोध होता है। इसी प्रकार व्यक्ति अथवा वस्तु के अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, ख वर्ग के सभी शब्दों से उनके संख्या में अनेक होने का बोध होता है। अनेक अर्थात 2 या 2 से अधिक। तो इसी प्रकार व्यक्ति अथवा वस्तु के अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वचन। तो बच्चों पुनः एक बार वचन की परिभाषा सुनिए। व्यक्ति अथवा वस्तु के अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। अब यह जो वचन है इस वचन के भी भेद हैं और वचन के भेद कुल मिलाकर 2 हैं। वचन के भेद कितने हैं? 2 है। प्रथम है एकवचन और द्वितीय है बहुवचन। बच्चों वचन के भेद कितने हैं? 2। प्रथम भेद क्या है? एकवचन और दूसरा भेद क्या है? बहुवचन। अब हम देखेंगे कि एकवचन किससे कहा जाता है। अब हम क्या देखेंगे? एकवचन किससे कहा जाता है। तो देखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण संतरा, लड़की, पतंग, घड़ी। अब देखिए एकवचन की परिभाषा जो है वह इस प्रकार से है कि शब्द के जिस रूप से केवल वह एक का ही बोध हो, उसके एक होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? एक वचन कहते हैं। अर्थात वह व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस शब्द के जिस रूप से उसके एक ही होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? एक वचन कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि संतरा, लड़की, पतंग, घड़ी। अब हम देखेंगे कि बहुवचन किससे कहा जाता है। बहुवचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए बच्चों गौर से, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, वह 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, तब उसे क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो संतरे, लड़कियां, पतंगे, घड़ियां,
अब देखिए इन शब्दों को पढ़ने के बाद इन शब्दों के रूप से हमें पता चलता है कि यह दो है या दो से अधिक मात्रा में है। संतरा होता, एक ही संतरा होता तो हम उसे संतरा कहते, संतरे नहीं कहते। एक लड़की होती तो उसे हम लड़की कहते, परंतु यहाँ लड़कियां कहाँ है, वह दो भी हो सकती है या दो से अधिक भी। ठीक उसी प्रकार पतंगे, दो भी पतंगे हो सकती है या दो से ज्यादा भी। घड़ियां एक है क्या, नहीं, दो या दो से अधिक होंगी, तभी उन्हें क्या कहा गया है, बहुवचन कहा गया है। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण हमने देखा है कि संतरे, लड़कियां, पतंगे, घड़ियां। अब यह जो वचन है, इस वचन के संबंधित में कुछ विशेष बातें हैं। वह बातें क्या है, यह भी हमें जानना चाहिए, तभी हम सही वचन की पहचान कर पाएंगे ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि वचन संबंधी विशेष बातें। पहला, किसी भी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से होती है। इसके अनुसार ही विशेषण का रूप भी बदल जाता है। पुनः एक बार सुनिए, किसी भी वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से होती है। इसके अनुसार ही विशेषण का रूप भी बदल जाता है। अर्थात अगर हमें वचन पहचानना है तो वचन की पहचान किस प्रकार से होगी बच्चों? तो वचन की पहचान जो है वह वाक्य में प्रयुक्त, अर्थात वाक्य में जो भी संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्द है उनसे होती है। और इनके अनुसार ही जो विशेषण होता है ना, उसका रूप भी बदल जाता है। उदाहरण देखेंगे। सबसे प्रथम हम एक वचन का उदाहरण देखेंगे जो संज्ञा के रूप में है, हम पहचान सकते हैं। अब देखिए, एक वचन और बहुवचन यह दोनों देखेंगे हम, परंतु संज्ञा के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा होती है उस संज्ञा के द्वारा हम वचन की पहचान किस प्रकार से करेंगे कि वह वचन एक वचन है या बहुवचन है, यह हम देखते हैं। एक वचन संज्ञा, प्रथम वाक्य है गधा रेक रहा है। अब देखिए यहां पर गधा यह संज्ञा है, गधा रेक रहा है। गधा इस शब्द से हमें एक ही गधा है यह बात समझ में आती है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया, एक वचन हो गया। और उसी प्रकार दूसरा जो वाक्य है वह क्या है, बहुवचन में देखिए गधे रेक रहे हैं। गधे यह संज्ञा है, परंतु इस संज्ञा से हमें यह पता चलता है कि दो या दो से अधिक गधे हैं, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया, बहुवचन का हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाक्य है पुस्तक नहीं है। एक वचन शब्द, यह एक वचन का वाक्य है। यह हमने कैसे पहचाना कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या आया है, पुस्तक। और पुस्तक यह शब्द अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पर पुस्तक इस शब्द से एक के ही होने का बोध होता है, इसलिए यह वाक्य हो गया एक वचन का। और दूसरा वाक्य वही अगर हम देखते हैं कि पुस्तकें नहीं है, पुस्तकें यह संज्ञा शब्द है परंतु पुस्तक नहीं है, पुस्तकें से हमें यह पता चलता है कि दो या दो से अधिक पुस्तकें वहां पर है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब सर्वनाम के द्वारा इनकी पहचान कैसे की जाएगी कि एक वचन या बहुवचन कैसे है? तो सर्वप्रथम मैं एक वचन के वाक्य पढ़ती हूं कि पहला वाक्य है मैं खेलने जा रहा हूं और दूसरा वाक्य है वह मेरा मित्र है। अब देखिए इन वाक्यों में प्रथम वाक्य में मैं और दूसरे वाक्य में वह,
यह दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। और इन दोनों सर्वनाम शब्दों से हमें एक के होने की ही जानकारी प्राप्त होती है या एक के होने का ही बोध होता है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गए? एक वचन वाक्य हो गए। अब दूसरे उदाहरण हम देखते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं। यह जो वाक्य है इसमें हम यह सर्वनाम है, परंतु हम के द्वारा हमें यह पता चलता है हम अर्थात हम अकेले हैं क्या? नहीं, हमारे साथ और भी साथी हैं जो मिलकर क्या कर रहे हैं? खेलने जा रहे हैं। अर्थात यहाँ हम इस शब्द से दो या दो से अधिक होने का ज्ञान मिलता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य जो है वह है वे मेरे मित्र है। वे इस शब्द से हमें केवल एक की ही जानकारी मिलती है क्या? नहीं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं मित्र उनके। तो जो भी लोग हैं वह वे कहाँ गया है? तो वे यह शब्द क्या करता है? बहुवचन को दर्शाता है। अर्थात एक वचन में मैं और वह, यह दोनों सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? एक वचन दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाक्य में हम खेलने जा रहे हैं, वे मेरे मित्र हैं, इसमें हम और वे यह सर्वनाम शब्द बहुवचन को दर्शाते हैं। अब क्रिया से कैसे पहचानेंगे हम एक वचन और बहुवचन? तो देखिए, मैं दो वाक्य पढ़ती हूं। छात्र पढ़ रहा है और दूसरा वाक्य है छात्र पढ़ रहे हैं। अब देखिए, पहला वाक्य क्या है? छात्र पढ़ रहे हैं। माफ कीजिए, पहला वाक्य है छात्र पढ़ रहा है। इसमें पढ़ रहा है, पढ़ने की जो क्रिया है वह क्या है? पढ़ रहा है, अकेला व्यक्ति पढ़ रहा है। परंतु दूसरा वाक्य अगर हम देखते हैं कि छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति है जो पढ़ रहे हैं, दो या दो से अधिक छात्र है जो पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, सैनिक घायल हो गया और सैनिक घायल हो गए। वाक्य ध्यान से सुनिए, सैनिक घायल हो गया, अर्थात एक ही व्यक्ति घायल हो गया है और सैनिक घायल हो गए। इस शब्द से हमें दो या दो से अधिक सैनिक घायल हो गए इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए क्रिया के द्वारा भी हम क्या करते हैं? एक वचन और बहुवचन का बोध कर सकते हैं। दूसरा है, हिंदी में कुछ शब्द सदा एक वचन ही होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो सदा क्या होते हैं? एक वचन में ही होते हैं। उदाहरणार्थ वर्षा, जनता, चाय, पानी, आकाश आदि। वर्षा हो रही है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द लिए हैं कि जो हमेशा सदा एक वचन ही होते, उनके बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे कि वर्षा है, जनता है, चाय है, पानी है, आकाश है, इनके अनेक वचन नहीं होते हैं। उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके हम देखते हैं। वर्षा हो रही है, एक वचन ही है, वर्षा हो रही है। दूसरा वाक्य देखिए, अपने प्रिय नेता के दर्शन के लिए जनता दौड़ी आई। अपने प्रिय नेता के दर्शन के लिए जनता दौड़ी आई। यहाँ पर वर्षा और जनता इनके बहुवचन नहीं हो सकते हैं या नहीं है। तीसरा है, कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं। जिस प्रकार से कुछ शब्द सदा एक वचन ही होते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द सदा बहुवचन ही होते हैं जिनके एक वचन नहीं होते हैं। उदाहरण देखिए, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। अब देखिए, यह जो शब्द है इनके एक वचन नहीं होते हैं, इनके केवल यह शब्द बहुवचन में ही होते हैं। जैसे कि आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। इनका वाक्य में प्रयोग करके हम देखते हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा है, ट्रेन दुर्घटना में उसके प्राण बच गए। दूसरा वाक्य है, ट्रेन दुर्घटना में उसके प्राण बच गए।
चौथा है आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति को हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उस वक्त भी क्या किया जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, प्रथम, दादाजी सैर करने गए हैं। दूसरा उदाहरण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उदाहरण पुनः एक बार सुनिए। प्रथम, दादाजी सैर करने गए हैं। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब यह जो वचन है, इस वचन संबंधी कुछ नियम है। वह नियम क्या है? तो चलिए उसकी जानकारी लेते हैं। माता पिता, गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पुनः एक बार सुनिए। माता पिता, गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, प्रथम, आज नाना जी मेरे घर आ रहे हैं। उदाहरण ध्यान से सुनिए। आज नाना जी मेरे घर आ रहे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब देखिए, यह जो एक वचन है, इस एक वचन से बहुवचन बनाने के भी नियम है। प्रथम नियम है स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्दों के अंत में अ हो तो बहुवचन में ए आ जाता है। प्रथम नियम क्या है? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ हो तो बहुवचन में ए आ जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने यहां पर एक वचन और बहुवचन दोनों लिखे हैं। गाय गाये, कार कारें, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, सड़क सड़कें, आँख आँखें, दाल दालें, राह राहें, कलम कलमें, दीवार दीवारें, चाल चालें। दूसरा है पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हो तो बहुवचन में ए आ हो जाता है। दूसरा नियम है पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हो तो बहुवचन में ए हो जाता है। उदाहरण, एक वचन और बहुवचन मैंने यहां लिखे हैं, देखिए ध्यान से। घोड़ा घोड़े, नाला नाले, बच्चा बच्चे, कुत्ता कुत्ते, कपड़ा कपड़े, छाता छाते, गधा गधे, पंखा पंखे, झूला झूले, सिक्का सिक्के, केला केले, रुपया रुपये, भाला भाले, गोला गोले, झोला झोले। तीसरा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो बहुवचन में या जोड़ दिया जाता है। यदि ई है तो ई को ई में बदलकर या जोड़ दिया जाता है। पुनः एक बार ध्यान से सुनिए और देख लीजिए। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो बहुवचन में या जोड़ दिया जाता है। यदि ई है तो ई को ई में
बदलकर या जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक वचन और बहुवचन मैं बताती हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। नीति नीतियां, विधि विधियां, रीति रीतियां, सखी सखियां, पंक्ति पंक्तियां, जाति जातियां, बत्ती बत्तियां, टोपी टोपियां। चौथा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन या हो जाता है। पुनः एक बार सुनिए। चौथा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन या हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक वचन और बहुवचन सुनिए। गुड़िया गुड़िया, डालिया डालियां, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया, टिकिया टिकिया, चूहिया चूहिया। यहां पर देखिए या की जगह या लगाया गया है। पांचवा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर भी बहुवचन रूप बनाया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर भी बहुवचन रूप बनाया जाता है। उदाहरण एक वचन और बहुवचन देखिए। ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, गाय गायें, शाखा शाखाएं, रेखा रेखाएं, वधु वधुएं, गो गौएं, सेना सेनाएं, सभा सभाएं, भाषा भाषाएं। छठा है कभी कभी एक वचन शब्दों के साथ वृंद वर्ग दल जन गण लोग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। पुनः एक बार सुनिए। कभी कभी एक वचन शब्दों के साथ वृंद वर्ग दल जन गण लोग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वचन और बहुवचन देखिए। गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग, बालक बालक वर्ग, मित्र मित्रगण। संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों में यो या ओ लगाए जाते हैं। उदाहरण एक वचन बहुवचन। बच्चे बच्चों, सज्जन सज्जनों, लड़की लड़कियों, बहन बहनों। पुनः एक बार सुनिए। संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों में यो या ओ लगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे बच्चों, सज्जन सज्जनों, लड़की लड़कियों, बहन बहनों। तो देखिए बच्चों, आज हमने वचन यह घटक देखा है जिसमें हमने वचन का अर्थ एवं परिभाषा देखी है। इसके पश्चात हमने वचन के भेद देखे हैं जो दो है, एक वचन और बहुवचन। उसके पश्चात हमने यह देखा है कि वचन संबंधी विशेष जो बातें हैं वह हमने देखी और उसके बाद हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भी देखे हैं। तो आज हमारा वचन यह घटक व्याकरण के अंतर्गत समाप्त हो गया। अगला घटक अगली तासिका में। धन्यवाद एवं शुभ दिन।